माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग पढ़ाते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स सी लैंग्वेज में #include_stdio.h ज़रूर यूज़ करते हैं। फिर धीरे धीरे उनको ये सिखाया जाता है कि #include_conio.h भी लिखना है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग में टर्बो सी में conio.h की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज हम लोग एडवांस कंपाइलर्स का यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को conio.h लगाना नहीं होती है और उसकी जगह हम लोग सिर्फ stdio.h ही लगा करके अपना काम कर लेते हैं। conio.h की ज़रूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि conio का हमको getch भी यूज़ नहीं करना है और conio के अंदर clr जो फंक्शन होता है उसकी भी हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आज के एडवांस कंपाइलर्स जो है dev C++ हो गया या कोड ब्लॉक्स हो गया वो कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि लाइब्रेरी जो होती है इसके बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये हेडर फाइल है कि लाइब्रेरी है। दोस्तों इन दोनों में फर्क है। देखिए, हेडर फाइल जो होती है ये पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती थी और ये एक प्रकार की फाइल ऐसी होती थी जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट फाइल बोलते थे और इसके अंदर हमारे फंक्शंस होते थे। ये एक थर्ड पार्टी टूल होता था, इसको इंक्लूड करना था .h के साथ, यानी stdio.h, conio.h, math.h। लेकिन इसमें क्या होता था कि प्रोग्रामिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती थी क्योंकि इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ हम लोग आगे बढ़ने लगे, 1989 के बाद जब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सुधरने लग गई, ये समझ में आने लग गया कि कहीं ना कहीं हम एक थर्ड पार्टी टूल की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने थर्ड पार्टी टूल को खत्म करके लाइब्रेरी की शुरुआत कर दी। अब लाइब्रेरी क्या होती है, तो जितनी भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें मैं जावा और पाइथन की बात करूंगा, इसके अंदर लाइब्रेरी का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली फंक्शंस का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम के अंदर करोगे। इसका मतलब यह है कि आप अपनी खुद की भी लाइब्रेरी बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पाइथन का दूंगा और पाइथन के थ्रू मैं कुछ लाइब्रेरीज की डिस्कशन आपके साथ करूंगा। देखिए, लाइब्रेरी का मतलब होता है क्या और एग्जैक्टली मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, लाइब्रेरीज जो होती हैं वो पहले से कंपाइल या इंटरप्रेटेड किया हुआ एक प्रोग्राम ही होता है और वो अलग हम रखते हैं, यानी उसको हम सिर्फ इंटरप्रेटेड करके या कंपाइल करके रख देते हैं और उसके बाद हम उसको अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट और स्टार, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार करके मैं अपने प्रोग्राम के अंदर पाइथन के मैथ की लाइब्रेरी को इंक्लूड करता हूं। इससे मेरे प्रोग्राम के अंदर फंक्शन चलेंगे जिसमें sqrt है फंक्शन चलेगा, पावर फंक्शन चलेगा, इस तरह के फंक्शंस मेरे प्रोग्राम के अंदर चलेंगे। दोस्तों ये एक बहुत बेसिक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं उनका हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट दो लाइब्रेरीज के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, एक है numpy और एक है pandas। तो जो numpy होती है ये एक बहुत स्ट्रांग लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी न्यूमेरिकल पाइथन इस नाम से जानी जाती है और pandas के अंदर भी हम मैथमेटिकल फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जो numpy है इसके अंदर अरे रिलेटेड काम होते हैं और आप लोगों ने मैटप्लॉटलिब का भी नाम सुना होगा। तो ये भी एक बेसिक लाइब्रेरी होती है जो कि हम खास तौर से pandas के बाद ग्राफ प्लॉट करने के लिए पाइथन के अंदर यूज करते हैं। तो इस लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब। तो इस तरीके से ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जिसमें से पहली लाइब्रेरी न्यूमेरिकल पाइथन की है, दूसरी है pandas और तीसरी है मैटप्लॉटलिब। ये सारी की सारी लाइब्रेरीज आगे की प्रोग्रामिंग में यानी कि डेटा एनालिसिस करने के लिए, डेटा साइंस में काफी यूज होती हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हमने पाइथन के अंदर की लाइब्रेरीज को जाना। थैंक यू वेरी मच।